सो हाय गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अ चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मिलूंगा टोयोटा फॉर्च्यूनर के ओनर से। ओनर ने इस कार से 87 कंट्रीज बाय रोड ट्रेवल करा है। ऑलमोस्ट 3 लाख किलोमीटर ओनर इस कार को चला चुके हैं। आप सब जानते होंगे इस कार के ओनर को, तो मिलते हैं सर से, जो कि अमरजीत सिंह सर। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। बहुत बढ़िया। टोयोटा फॉर्च्यूनर ही क्यों? फॉर्च्यूनर इसलिए क्योंकि इससे बढ़िया गाड़ी नहीं है। इससे तो बेस्ट कार। ट्रैवल करने की जर्नी यहीं से शुरू करी, जैसे लेकर लंदन तक की पहली जर्नी थी मेरी। सबसे पहली चीज़ है, जो जितने भी लोगों से मैं मिलता हूँ, मैं उनको एक ही चीज़ कहता हूँ कि ये जो ट्रैवल है, ये टूरिस्टों का काम नहीं है, ये टूरिस्ट लोगों का काम नहीं है, ये ट्रैवलर्स का काम है। तो टूरिस्ट और ट्रैवलर में ज़मीन आसमान का अंतर हो। इसको करने के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी चाहिए। एक, जुनून, वो भी पागलपन तक की हद का, तो जुनून बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, टाइम बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम 10 दिन 15 दिन के लिए कहीं चले गए और करके आ गए, ऐसा नहीं। इसके लिए आपको खुला टाइम चाहिए, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, ऐसा टाइम चाहिए। और तीसरी चीज़ है फिर पैसे। पैसे का ये मतलब नहीं कि आपको लाखों करोड़ों रुपए चाहिए इसको करने के लिए। आप बहुत कुछ मैनेज कर सकते हो इसको करने के लिए, स्पॉन्सर्स ला सकते हो और बहुत सारी चीज़ें हैं। इकोनॉमिकल तरीके से ट्रिप किया जा सकता है। तो ये 3 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप इस जर्नी के लायक हो, जर्नी करनी चाहिए। बाकी रह गया प्रेप का, तो प्रेप का येस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन। मैं कंसल्टेंट भी हूँ। मैं लोगों को जो जाना चाहते हैं उनको मैं कंसल्टेंसी भी देता हूँ और उनके लिए सारा जो ट्रिप है वो मैं प्लान भी करता हूँ। तो प्रिपरेशन बहुत लंबी चौड़ी है। ऐसा नहीं है कि आपने गाड़ी उठाई और सिर्फ चल दिए, कि आपने पासपोर्ट है और मेरे पास मैंने वीज़ा लगवा ली और मैं हो जाएगा, ऐसा नहीं है। काफ़ी सारी प्रिपरेशन है जिससे गुजरना पड़ता है आपको। जब आपने सोचा इसको करने के लिए जी, तो आपने किससे कंसल्ट करा, कि मतलब आपको किसने बताया कि ये सब कुछ होता है और कैसे होता है? मैंने उस वक्त एक कंसल्टेंट हायर किया था जिसको 5 लाख रुपए दिए थे। 5 लाख रुपए? हाँ जी, 2017-18 की बात है। उनको मैंने 5 लाख रुपए दिए थे और उनसे कंसल्टेंसी ली थी। और वो मेरे साथ भी गए थे थोड़ी दूर तक। उसके बाद वहाँ से वापस, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वापस आ गए। तो कंसल्टेंसी के बिना ये ट्रिप जो है ऐसे नहीं होता। आजकल तो खैर चलो, अब इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप गूगल करके देख सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आपके पास राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये ट्रिप थोड़ा डिफिकल्ट होता है। 2018 में मैंने 5 लाख रुपए दिए थे, पर वो दैट वाज वर्थ। बाद में जब मैंने अपना खुद का दोबारा से ट्रिप किया, क्या जब वो बीच में चले गए, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, चले गए, तो आधे रास्ते भी नहीं, किर्गिस्तान की से आगे की तक की बात है, किर्गिस्तान से लेकर लंदन तक फिर मैंने खुद अपने आप गाड़ी चलाई और खुद को ट्रिप किया। वो अगर इन्फॉर्मेशन मेरे पास पहले नहीं होती तो मेरे को ट्रिप करना मुश्किल होता। उसके बाद फिर मैंने कितने सारे कंट्रीज़ करे, इस गाड़ी से 87 कंट्रीज़ में कर चुका हूँ अब तक। तो जहाँ जहाँ मैं गया तो मेरे पास एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। फिर मैंने तो कुछ अपने आप ही सर्च करा। पहली बात तो ये था कि मेरे फैमिली की मेरे को पूरी सपोर्ट थी। मेरी वाइफ को पता था कि मेरा ड्रीम है, मुझे करना है। तो उन्होंने कहा 40 साल से मैं देख रही हूँ तुम्हें करना है, आप जाके करके आओ। और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे सपोर्ट किया। मेरे फादर ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी अपनी सेहत देख लो, कर सकते हो कि नहीं। मैंने कहा जी मुझे नहीं पता कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मुझे एक चीज़ पता है कि मुझे करना है। और मेरे बेटे ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, मेरी बेटी ने सपोर्ट किया। उन्होंने पीछे फैमिली को सबको देखा जब तक मैं 4 महीने 4.5 महीने इस ट्रिप पे था। उनकी तरफ से तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। अब रह गया एक नेगेटिव थाट का। तो नेगेटिव थाट जो है, तो वहाँ जाके कोई ऐसा कुछ ना हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वो दिल का एक वहम था। और जब आप पहला बॉर्डर क्रॉस करते हो तो उसके बाद फिर आपको लगता है ये क्या था, ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो आराम से हो गया। वो फिर आपका जो एक डर होता है, इसको बोलते हैं फियर ऑफ अननोन, तो वो फिर दिमाग से चला जाता है। 135 दिन 4.5 महीने में गया था और तकरीबन 35 से 40,000 किलोमीटर का वो पहला ट्रिप था दिल्ली से लंदन का। और ये पूरी ड्राइव आपने खुद करी है? इसमें से यस, मोर देन 70-80% मैंने करी। स्टार्ट के कुछ जो था टाइम, वो जो हमारे साथ कंसल्टेंट गए थे उन्होंने की थी। उसके बाद से सारा मैंने किया। पैसे कितने लगते हैं? सबका एक ये सवाल होगा कि कितना, मतलब कितने पैसे लग जाते हैं इस ट्रिप को करने के लिए? देखो, मेरे जो पैसे उस वक्त लगे थे कंसल्टेंसी के साथ में, तो वो थे तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए मैंने खर्च करे थे। मेरे साथ 2 कैमरामैन भी थे, मेरे कंसल्टेंट भी था और मैं भी था, तो 4 लोग थे हम लोग। और 135 दिन का ट्रिप था। तो लेकिन वो जो पैसे जितने लगे थे वो मैं उसको ये नहीं मानता हूँ, वो सब पूरा क्रेडिट कार्ड से मैंने पे किया था। वो था कि वो मेरी एक, जिसको बोलते हैं, एक एक्सपीरियंस गेन करने की फ़ीस थी, जिसका मुझे बाद में बहुत फ़ायदा हुआ। तो मुझे कभी वो पैसे चुभे नहीं कभी। जितने की एक फॉर्च्यूनर आती है आज के टाइम पे, आपने उतने एक ट्रिप पे लगा दिए। हाँ, और उससे कहीं ज़्यादा पैसे मैंने बना लिए। जब फिर मैं लोगों को कंसल्टेंसी देता था तो मैंने फिर वहाँ से पैसे कमाए भी बहुत। ऐसी कोई अगर ट्रिप कोई प्लान करता है
तो उनको नॉलेज नहीं होती कि कैसे करनी है। तो आप हल्का सा हमें ब्रीफ कर सकते हो, क्योंकि कोई किसी को बताता भी नहीं है ये चीज़। तो ऐसा है, बहुत आजकल लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कंसल्टेंसी के पैसे बेकार हैं और वो गूगल से सब कुछ ले लेंगे। गूगल आपको बहुत कुछ ज्ञान देता है, लेकिन आपको सब कुछ नहीं बताता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, खासतौर से जब आप रूट प्लानिंग करते हो। रूट प्लानिंग में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कौन सा बॉर्डर किस कंट्री में उस वक्त खुला है कि नहीं खुला। हम लोग 2018 में गए थे, बहुत सारा चेंज हो गया। उसके बाद मैं दोबारा भी दिल्ली से लंदन गया हूँ अपनी दूसरी गाड़ी लेके भी। और जब मैं दोबारा गया हूँ, अभी पिछले 2023 में मैं गया हूँ, तो उस वक्त सारे बॉर्डर जो हमने उस वक्त किए थे उससे काफ़ी कुछ बदल चुका था। क्योंकि मेरे दोस्त मित्र हैं जो ME में हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट में हैं, तो मुझे अपडेट मिलता रहता है। मेरे बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में भी फ्रेंड्स हैं जिनसे मेरे को अपडेट मिलता रहता है कि कौन से बॉर्डर अब खुले हैं, कौन से नहीं खुले हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन, कंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन, हर बार आपको, हर महीने आपको अपना अपडेट चाहिए। तो वो वही ले सकता है जो इस फील्ड में हो, इस ट्रेड में हो। जो लोग इस फील्ड में नहीं है वो इन्फॉर्मेशन तो निकाल लेंगे, लेकिन बाद में जाके वहाँ जब फंसते हैं तो फिर प्रॉब्लम आती है। और ऐसा बहुत बार हुआ है। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो गए थे, बाद में मेरे फ्रेंड बने, तो रास्ते में उनको ये प्रॉब्लम आई। मेरी कंसल्टेंसी को लेके नहीं गए थे और मेरे से बात कर रहे थे रेगुलर, लेकिन जब वहाँ जाके प्रॉब्लम आई तो रात को 2 बजे भी मेरे को फ़ोन आया कि हम यहाँ फंस गए हैं। तो मैंने लोगों को हेल्प भी करी है, उनसे पैसे चार्ज करें ऑब्वियसली। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास नॉलेज जो है वो फुल प्रूफ होनी चाहिए और ऑथेंटिक होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने AI से, गूगल से निकाली और बस उठा के चल पड़े। सबसे पहले तो रूट प्लानिंग है, फिर है पेपर वर्क। पेपर वर्क में आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, कार ने रिप्रसाइज को बोलते हैं वो, फिर वहाँ के ट्रैफिक रूल्स आपको समझ में आने चाहिए। किताब से पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएंगे, अगर कोई कंसल्टेंट आपको समझाएगा तो आपको समझ में आते हैं कि वहाँ के रूल्स कैसे हैं, क्या चीज़ आपको करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। फिर परमिशंस होती हैं, चाइना की रोड परमिशंस हैं, वो कैसे मिलनी है, तिब्बत का परमिट कहाँ से मिलना है, वहाँ पर कौन कौन से चैलेंजेस होंगे, उसके कितने पैसे लगेंगे। बहुत सारे पैसे लगते हैं, कभी कभी सस्ते में भी काम हो जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में फिर जब आप वहाँ होते हो तो किस कंट्री में आपको क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, कहाँ जा सकते हो, कहाँ नहीं जा सकते हो, वहाँ के कस्टम्स कैसे हैं, वहाँ के रीति रिवाज कैसे हैं, इसको आपको फॉलो करना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आप कम खर्चे में इस टूर को कितना इकोनॉमिकल और कितना बेहतर बना सकते हैं, कि कहाँ पर मुझे कहाँ पर पैसे बच सकते हैं, कहाँ पर कैसे मैं इसको इकोनॉमिकल बना सकता हूँ। और अंत में जब आप वहाँ लंदन पहुँच जाते हो तो वहाँ के ट्रैफिक रूल्स, उसका पता होना बहुत ज़रूरी है। फिर वहाँ से जब आपको गाड़ी शिप करनी है तो गाड़ी कौन सा एजेंट जो है वहाँ शिपिंग के लिए वो सही है, रिलायबल है, उसका पता होना। फिर यहाँ गाड़ी जब इंडिया आती तो वो कस्टम क्लियरेंस कौन करेगा, क्योंकि इसको कस्टम क्लियरेंस के लिए इसके स्पेशल लोग होते हैं जो गाड़ियाँ ही क्लियर करते हैं। तो वो कौन होगा, वो कितने पैसे लेगा, कैसे करेगा, आपकी गाड़ी घर तक कैसे पहुँचेगी, आपको जाना पड़ेगा कस्टम क्लियर कराने के लिए कि नहीं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको रियली इसको फुल प्रूफ बनाना है और ऐसा ट्रिप आपको चाहिए कि सीमलेस हो, कोई मेरे को हेडेक नहीं हो, तो 2 ही तरीके हैं। या तो आप किसी के साथ टूर जा रहा हो, उसमें हम लोग टूर्स भी ऑपरेट करते हैं, तो उसमें आप एक लमसम फीस दे दो तो वहाँ उनके साथ चले जाओ, वहाँ आपको कुछ भी नहीं करना। या फिर मेरे जैसे किसी भी कंसल्टेंट से आप वहाँ से उनसे कंसल्टेंसी ले लो और उसको फॉलो करो। जब आप इतनी सारी कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हो तो सबसे सस्ता डीजल कहाँ पे मिला आपको? सबसे सस्ता डीजल जो था वो मैं सेंट्रल एशिया में मिला। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, रशिया तक ठीक था। तो तब उस वक्त 15-16 रुपये, 17 रुपये, मैक्सिमम 20 रुपये तक लीटर तक का डीजल था। तो लेकिन जैसे ही हमने यूरोप एंटर किया रशिया के बाद, तो डीजल सीधा वहाँ हो गया था 90 रुपये, 95 रुपये। फिर जैसे जैसे बढ़ते गए और लंदन पहुँचते पहुँचते वही डीजल हो गया था 120 रुपये लीटर। तो आपने एवरेज कभी कैलकुलेट करी इसकी? हाँ, हमने एवरेज जब लगाई थी हम तो सोच के गए थे 100 रुपये लीटर के करीब डीजल कॉस्ट करेगा हमें। और जितने 1000 किलोमीटर चलेंगे उसको 10 से आप डिवाइड कर लो पर किलोमीटर की एवरेज, और जितने लीटर डीजल आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो वो उतना डीजल लगेगा आपको। आपने इस गाड़ी को ऑलमोस्ट 3 लाख किलोमीटर चला दिया है। हाँ जी। तो कितने लाख का तो आपने डीजल ही लगा दिया होगा इसमें? मैंने कभी हिसाब नहीं लगाया। उसका मैं हिसाब बता देता हूँ। 3 लाख किलोमीटर चला, उसको आप 10 से डिवाइड करो, जितना आता है, मेरा मैथ थोड़ा कमजोर है, तो 3 लाख किलोमीटर को आप 10 से डिवाइड करो, वो जितना आएगा तो उससे आप 100 रुपये से मल्टीप्लाई कर लो, उतना डीजल लग गया होगा आज तक। आपने इस गाड़ी को कब लिया, फॉर्च्यूनर को? मैंने ली थी 2013 में, मैंने ये गाड़ी ली थी। 2023 में मैंने दूसरी गाड़ी ली थी, जो मेरी दूसरी फॉर्च्यूनर है, जिसमें उसमें भी मैं लंदन हो गया। 10 साल बाद फिर से आपने फॉर्च्यूनर ली? फिर फॉर्च्यूनर ली, और तब ये जब मैं इस ट्रिप को मैं कर रहा था तब तो मेरी वाइफ साथ में नहीं थी, और जब मैं घूम रहा था तो मैंने उनको बड़ा मिस किया था। और मैंने वो बोला था कि जब मैं वापस आ गया कि जब मैं तुम्हें लेके जाऊंगा और हम ये ट्रिप दोबारा फिर से करेंगे। तो 2023 में हम लोग दोनों निकले
और दिल्ली से लंदन के लिए। और काफ़ी सारे हमने कंट्रीज़ किए, लेकिन बीच में अनफॉर्चुनेटली जर्नी हमें ब्रेक करनी पड़ी। मेरे फादर की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वी हैड टू कम बैक। तो अभी फिर शुरू करेंगे, फिर जाएंगे जहाँ से छोड़ी थी वहाँ से फिर शुरू करेंगे। बहुत पुराना मामला है ये तो। 1979 में कोई हमें डच कपल मिला था, उन्होंने इंस्पायर किया था और वो अपनी कहानियाँ सुनाते थे, तो बस वहीं से इंस्पिरेशन मिली थी। मैं और मेरे एक फ्रेंड थे कमल, जो है हम दोनों को, कि हम भी कभी करेंगे, ट्रिप करेंगे। तब हम लोग बाइकर्स थे, हार्डकोर बाइकर्स थे हम लोग, हमारा बाइकर गैंग था। और यामा 350 तब नई निकली थी, और फरीदाबाद में हम लोग रहते थे वहीं पर, वहाँ उनका स्पॉट्स में बनती थी वो। तो हमने वहाँ से गाड़ी भी जो थी मोटर बाइक स्पॉन्सर भी करा ली थी, लेकिन फिर पेरेंट्स ने उसको मना कर दिया। और उनका भी सोचना जायज़ था, वो हमारे सपनों के खिलाफ तो थे नहीं। उनको ये लगता था कि हमारे बच्चों की सेफ्टी हो। और मेरा बेटा भी मुझसे पूछेगा कि मैं बाइक पर जाऊँगा, तो मैं कहूँगा बेटा गाड़ी ले जाए। तो वो भी यही सोचते होंगे। उस वक्त उन्होंने मना कर दिया, तो 40 साल तक मैंने अपने सपने को यहाँ रख के पाला, और फिर आगे वही जो सपना उसको 2018 में मैंने पूरा किया। जब हम एज ए टूरिस्ट जाते हैं ना, तो हम जाते हैं, हम फ्लाई करके जाते हैं, अक्सर जितने भी लोग होते हैं। तो हम वहाँ गए, वहाँ पर हमारा टूर बुक होता है 4-5 दिन के लिए, मैक्सिमम लोग 10-15 दिन के लिए जाते हैं। तो वो पॉइंट टू पॉइंट जाते हैं, वहाँ उनके लिए कोई एक्सप्लोर करने के लिए कोई खास चीज़ होती नहीं है। पर जो ट्रैवलर है वो जो अपनी गाड़ी से एक्सप्लोर करता है, भले ही आप यहाँ से इंडिया से गाड़ी लेके जा रहे हो या उस कंट्री में वहाँ पर गाड़ी अगर आप रेंट करते हैं, तो वो होता है एक्सप्लोरेशन। क्योंकि गाड़ी नहीं आपके पाँव है, तो आप फिर नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हो। अब मैं पेरिस में जा रहा हूँ, अगर पेरिस में मेरे को एफिल टावर ही देखना है, तो उसका क्या फ़ायदा है? मैं वो जगह देखूँगा जो लोगों ने किसी की रील्स पे भी नहीं देखी होगी, मैं उसको एक्सप्लोर करूँगा। फिर उन जगहों पे जाऊँगा जो रिमोट एरियाज़ में। हम लोग जब जाते थे, हम ज़्यादातर हाईवे पे नहीं होते थे, हम लोग कंट्री साइड पे जाते थे। क्योंकि सही जो असल अगर आपने किसी मुल्क को देखना है, तो वो है कंट्री साइड उसका। जब आप कंट्री साइड में जाते हो और वहाँ नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, तो वो एक्सप्लोरेशन है। वो आपको नई नॉलेज देता है, नया कुछ दिखाता है, तो आनंद तो बड़ा है। टोयोटा एक ऐसा ब्रांड है जो आपको दुनिया के हर कोने में मिल जाएगा, और इसके पार्ट्स आपको हर जगह मिल जाएंगे। इसका जो सपोर्ट है, इसके जो गैरेजेस हैं रिपेयर के लिए, वो आपको हर जगह मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि टोयोटा मुझे कोई चीज़ के पैसे देता है प्रमोट करने के, बट आई एम ए लॉयल कस्टमर टू टोयोटा। एंड सिंस इतना टाइम हो गया, तो 13 साल हो गए मुझे टोयोटा को यूज़ करते हुए, मुझे आज तक तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं। आपको पता होगा दिल्ली एनसीआर में रूल है कि डीजल गाड़ी का 10 साल से ज़्यादा, तो इसको 13 साल हो गए, तो आपके माइंड में क्या आता है फिर? देखो, ये खाली रूल जो दिल्ली के लिए है, ठीक है, इसलिए आपने देखा मेरे घर गैरेज में दोनों गाड़ियाँ पार्क करी थी, और इसको मैं कम निकालता हूँ। इसको जब मेरे को बाहर जाना होता है, आउट ऑफ सिटी जाना होता है या आउट ऑफ कंट्री जाना होता है, तब लेके जाता हूँ। अभी जब मैं 2023 में गया था, तो ये गाड़ी भी मेरे साथ गई थी, हम दोनों गाड़ियाँ लेके गए। सर, जब आप इतनी लंबी ट्रिप पे जाते थे, तो सबसे ब्यूटीफुल कंट्री कौन सी लगी आपको, मतलब सबसे अच्छी कंट्री? बहुत सारी कंट्रीज़ हैं अच्छी। बहुत ट्रिकी सवाल है इसका जवाब देना, जो है ना, क्योंकि हर कंट्री में ना कुछ है नया आपको देने के लिए। तो जब मैं छोटा था और जो कश्मीर गया था, तो मुझे लगा अभी कश्मीर से अच्छी कोई जगह ही नहीं है। फिर जब हमने स्विट्ज़रलैंड देखा, तो मुझे लगता था स्विट्ज़रलैंड ही सबसे सुंदर है। जब मैं न्यूजीलैंड गया था, तो मुझे लगता था भाई न्यूजीलैंड अगर मुझे रिटायर होना होगा, तो मैं न्यूजीलैंड आके रहूँगा। फिर इस ट्रिप पर, लंदन वाली ट्रिप पर हम पोलैंड गए, मुझे पोलैंड इतना खूबसूरत लगा। फिर हम ऑस्ट्रिया गए, हमें ऑस्ट्रिया बहुत अच्छा लगा। तो हर कंट्री में ना खूबसूरती बहुत है, आपकी देखने वाली निगाह चाहिए। आप, मैं शुरू से ही जो है ना नेचर के काफ़ी करीब रहा हूँ, तो मेरे लिए जो नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको एक जो फील देता है जब आप देखते हो कि कुदरत के बनाए हुए ये करिश्मे हैं, चाहे वो समुद्र हैं, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, झरने हैं, प्राकृतिक सौंदर्य है। तो ये फिर देन आपके दिल में एक आता है, रिस्पेक्ट आती है नेचर के लिए, परमात्मा के लिए, कि वाह तुमने क्या चीज़ें बनाई हैं, और हम लोग कितने खुश नसीब हैं जो इस ज़िंदगी में इन सब चीज़ों को देख पा रहे हैं। तो हर जगह पे जो नेचर है वो डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। आपको हर कंट्री में, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाओगे, जिस तरह वहाँ का आर्किटेक्चर, वहाँ की बोली, वहाँ का खाना पीना बदलता है, वहाँ का नेचर भी बदलता है। सर, जब आप इन डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं, तो बहुत से चैलेंजेस आते हैं, जैसे फूड के रिलेटेड, रहने के रिलेटेड, तो आपको भी ऐसे कोई है, आपको बिल्कुल स्मूथली चलता रहा आपका? नहीं, देखो स्मूथ तो कभी, ये जर्नी जो है ये एडवेंचरस जर्नी है। आप इसको बोलोगे कि बिल्कुल स्मूथ, और स्मूथ की जगह जर्नी पे जाना है, तो फिर तो आप किसी को ट्रैवल एजेंसी टूर ले लो, वहाँ जाओ। जब आप खुद कर रहे हो, उसको एक्सप्लोर कर रहे हो, तो आपको चैलेंजेस देगी। लेकिन मेरे लिए वो चैलेंजेस नहीं थे, मेरे लिए वो एडवेंचर्स थे, क्योंकि मैंने हर चैलेंज को एंजॉय किया। खाने का इशू होता है, जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, तो पहली जर्नी में मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी, खासतौर से चाइना के अंदर, क्योंकि वेजिटेरियन फूड थोड़ा मुश्किल था। सेकंड टाइम पे फिर हमें अकल आ गई, फिर हम अपना पैक फूड ले आते थे, उसको गर्म कर लेते थे। तो और आजकल बहुत सारे फूड्स आ गए। फिर आता है आपका रहने का। तो देखिए, रहने के लिए तो आपको प्रिपेयर होना चाहिए मेंटली, कि क्योंकि कभी गाड़ी ख़राब हो जाए, जो कि रेयर होता है। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस गाड़ी ने मुझे धोखा दिया, पर कभी कोई बॉर्डर बंद है, कभी फ्लड आ गया, कभी कुछ हो गया, कभी आपको होटल के कमरे नहीं मिले, तो
तो आपको गाड़ी में भी सोना पड़ सकता है। मैं इस गाड़ी की फ्रंट की सीट के ऊपर 3-3 दिन लगातार सोया हूँ और मुझे इस गाड़ी पे बैठ के जितना आनंद आता है, चाहे मुझे बैठना हो सोना हो, सो आई कैन ईजिली स्लीप है। मैं और मेरी वाइफ हम दोनों भी इस गाड़ी में सोए हुए हैं। मेरी दूसरी गाड़ी है उसमें मैं आगे सोया, वो रात को पीछे लेट के सोई हैं हमने अपना ब्लैंकेट, और माइनस टेम्परेचर था उस वक्त, शायद मेरे ख्याल -10 होगा, तो हमने वो टाइम भी देखा है। और इन चीज़ों का अपना मज़ा है, ठीक है ना। और बाकी जब आप रहते हो तो रहने के लिए एक ऑप्शंस नहीं है, तो सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है वो है आपका है हॉस्टल। और यूरोप में तो खास तौर से हॉस्टल्स इतने खूबसूरत हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको वहाँ पर आपकी कम्युनिटी जो ट्रैवलर्स हैं वो मिलते हैं, तो जिनसे आप बातचीत करते हो, खाना खुद बनाते हो, इन्जॉय करते हो, लोगों से मिलते हो। ये ट्रिप जो है इज़ नॉट अबाउट जस्ट विजिटिंग और बिल्डिंगें देखना या नेचर देखना नहीं है। इस ट्रिप का असली मतलब है लोगों से मिलना, जो आपको जो अनुभव जो मिलता है लोगों से मिलकर उनसे बातचीत करके, और जिसको मैं कहता हूँ वसुधैव कुटुंबकम की पूरी दुनिया एक बड़ा परिवार है, उसका सही अंदाज़ा आपको लगता है जब आप ट्रैवल करते हो, लोगों से मिलते हो और आपको अपने परिवार की तरह ट्रीट करते हैं। तो हॉस्टल्स बहुत बढ़िया आइडिया है। फिर होम स्टेज़ हैं, यहाँ लोग आपको अपने घरों में रखते हैं, पैसा चार्ज करते हैं, आपको खाना भी देते हैं। फिर इसके बाद एयरबीएनबी आता है, वो अपार्टमेंट्स हैं, एयरबीएनबी के विलास भी होती हैं, वहाँ आप अपना खुद खाना बनाइए, नहाने धोने का, कपड़े धोने का भी वहाँ पर इंतज़ाम होता है। रूम्स होते हैं, 2-3 रूम्स हो जाते हैं, डाइनिंग रूम होता है। शाम को अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो बैठ के गप्पे, सारे दिन का जो हमने ट्रैवल किया उसको एनालाइज़ करिए, खाना बनाइए, अपनी लॉन्ड्री करिए। तो एयरबीएनबी इज़ अ गुड ऑप्शन। देन फिर ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट चाहिए तो देन यू कैन चेक इन टू द होटल्स। सो 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, हर तरह के होटल्स अवेलेबल हैं, हर प्राइस के अवेलेबल हैं। तो ये तो जब आप प्लान करते हैं, जब मैं हमेशा लोगों की कहता हूँ जो मेरे से कंसल्टेंसी लेते हैं, कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका मकसद क्या है जाने का, क्योंकि हर जर्नी का एक मकसद होना चाहिए। मकसद क्या है, आपका बजट क्या है, आपके पास टाइम कितना है, ठीक है, और आप में हौसला कितना है। ये चारों पांचों चीज़ें हम उनसे पूछते हैं, फिर उनके बजट के हिसाब से हम पूरा ट्रिप प्लान करते हैं। और फिर वो ट्रिप जो होता है फिर वो उसमें कहीं गलती नहीं होती, क्योंकि हर चीज़ उनको पता है कि मैंने इस चीज़ पे इतने पैसे खर्च करने हैं, ये खाने में हमारे इतने पैसे लगेंगे, हमें रहने के लिए इतने पैसे लगेंगे, घूमने के इतने पैसे लगेंगे, तो सारा वो बजट बना होता है। अब वो आप लोग वो बजट नहीं बना सकते हो, क्योंकि आपको आइडिया नहीं कि कौन सी चीज़ कितने में मिलेगी। वो जब बजट बनता है और आप उस तरीके से उसको करते हो तो फिर बहुत मज़ा आता है। फिर उसमें आपको कुछ नहीं लगता कि रहना मैं कहाँ रहूँगा या कैसे करूँगा, खाना कैसे बनाऊँगा। तो हर चीज़ का उसका सलूशन है। एक बार हमारी गाड़ी किसी गड्ढे में फंस गई मुड़ते हुए, डिटूर था, तो वहाँ से शाम का समय तब गाड़ी फंस गई, अगला हिस्सा पूरा नीचे चला गया। तो वहाँ पर भी, जबकि ये 4x4 नहीं है गाड़ी, फिर मैंने अपना घूम के स्टीयरिंग पूरा वो कर आगे गाड़ी को रिवर्स आगे पीछे करके गाड़ी निकल आई फाइनली। तो इस गाड़ी ने हमें कहीं धोखा नहीं दिया। चाइना में भी जब हम क्रॉस कर रहे थे, तिब्बत से जब जा रहे थे, नेपाल से जब हम चाइना जा रहे थे, तो रस्ते में बहुत कीचड़ था, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड थी, बहुत कुछ था। वो 130 किलोमीटर का सफ़र हमने 3 दिन में तय किया था, लेकिन तब भी इस गाड़ी ने कीचड़ के अंदर भी बिना 4x4 होने के बावजूद गाड़ी स्मूथली रन की। तो दिस इज़ माई सेकंड वाइफ, इसको मैं बोलता हूँ। एक मेरी बीवी घर पे है, एक यहाँ पर है। ये आपने देखा होगा मेरा स्विच जो है लगा हुआ है, ठीक है ना, ये पुश बटन स्टार्ट है। तो ये 2013 की मॉडल की गाड़ी में नहीं आता था, मैंने स्पेशल लगवाया था, ठीक है। और एक जगह पर ये धोखा दे गया, नहीं चल रहा था, तो वहाँ पर हमने किसी की हेल्प ली, उसने हमने नया लगा के दिया, और उस बेचारे ने पैसे भी बहुत कम में लगाया। मैंने शायद उसको दिया था 14-15 हज़ार का लगवाया था, और उस बंदे ने मुझसे $20 अपनी $40 का ये लिया, और $20 ने अपनी सर्विसेज ली $60 का। तो आप डॉलर में खर्च 60-70 रुपये का था, तो 4,500-5 हज़ार का पड़ा है। मैंने 18,000 खर्च करे थे। सर, जब आप वहाँ पे गाड़ी चलाते हो, इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है और कुछ भी रिक्वायरमेंट होता है? इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस तो आपको हर जगह चाहिए। साथ में एक होता है IDP, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, वो आपको चाहिए। दोनों का होना जरूरी, खाली इसके बेसिस पे नहीं चला सकते। आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जो है वो IDP चाहिए। ये लोगों की भावनाएं हैं। जिन कंट्रीज़ में मैं गया हूँ वहाँ पर इन लोगों से मिला हूँ। एक सड़क पर चलते हुए एक आम आदमी से लेकर और हॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर तक, बहुत सारी सेलिब्रिटी। गिनाने जाऊंगा तो इस गाड़ी के ऊपर 2000 से ऊपर सिग्नेचर हैं। कुछ मिट भी गए हैं। लोगों के इमोशंस हैं जो इस गाड़ी के साथ जुड़े हुए हैं। 70 से 80 ज़्यादा कहानियाँ हैं। ये सिग्नेचर नहीं है, ये सिग्नेचर कार पर नहीं, मेरे दिल के ऊपर लिखे हुए। सर, जब आप इस ट्रिप पे थे तो कभी आपके माइंड में आया कि यार इस ट्रिप को ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ो यार, रहने देते हैं? ऐसा कभी मन में नहीं आया। हाँ, एक दफ़े मेरी तबीयत ज़रूर ख़राब हो गई थी, मेरा लेफ़्ट साइड पूरा सुन्न हो रहा था। तो ये रशिया की बात है। तो वहाँ से हमने गाड़ी एस्टोनिया में पार्क कर दी थी, और मैं 1 महीने के लिए इंडिया वापस आ गया था गाड़ी खड़ी करके। यहाँ पर ट्रीटमेंट करा के फिर वापस चला गया था।
पर ऐसा मन में कभी नहीं आया, क्योंकि ये विचार 2 ही दफ़ा आते हैं कि होता है यार मैं जब आप गाड़ी चला रहे होते हो थक जाते हो तो यार कहाँ फंस गए यार, कौन सा पंगा ले लिया। ऐसा कभी मेरे मन में नहीं आया। और जब मेरी तबीयत ठीक भी नहीं थी तब भी मेरे मन में विचार था कि मैं जाके ठीक करा के अपने आप को फिर वापस आऊँगा। सर कुछ वैल्यूएबल पॉइंट्स जो आपने एक्सपीरियंस करे हो कि आप किसी को बताओगे कि मतलब कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होनी चाहिए। देखो पहला चीज़ तो ये मैंने जो बताया कि पागलपन वो तभी करना, नहीं तो जैसे आप अभी सवाल पूछ रहे थे कि कभी आपके मन में विचार आया वापस जाने का, तो अगर आप में वो जुनून पागलपन नहीं है तो वो विचार आएंगे आपको भी कहाँ फंस गया मैं। तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप में जुनून होना चाहिए। बाकी फिर जब आप में जुनून होता है तो आपको कोई चीज़ बॉदर नहीं करती है। हाँ कुछ टिप्स ज़रूरी होती हैं, जैसे मैं हमेशा लोगों को बताऊँ कि सबसे पहले तो ट्रैवल लाइट, कम से कम सामान लेके आप जाओ, तो जितना लेके जाओगे वो आपके लिए फिर वो बोझ बन जाएगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अपने खाने पीने का जुगाड़ साथ में करके चलो, अपना सोने के लिए भी बैग बुक जो है स्लीपिंग बैग वगैरह वो साथ में लेके जाओ और प्लान तरीके से जाओ, सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आपको बाकी सब चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी जो आपको ख़रीदना है, कपड़े, खाना पीना, ये वो सब कुछ आपको बाहर मिलता है। प्लानिंग जो है वो आपको यहाँ से करके जानी है, प्लानिंग वहाँ से जाके बीच में नहीं होती है। बीच में वो लोग प्लान करते हैं जिसको मतलब जैसे हमने किया, हमने ये सोचा हुआ था कि हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, लेकिन वहाँ जाके मूड बदल गया। प्लान तरीके से जाना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप वहाँ पर प्लान वाले ट्रिप को चेंज कर दो तो उसका मज़ा ही कुछ और है। तो हम लोग एस्टोनिया पहुँचे तो हमें नहीं पता था कि फिनलैंड नज़दीक है। हमने देखा था फिनलैंड तो रशिया से होके ऊपर से रास्ता जाएगा, तो बड़ा लंबा रास्ता है, बर्फ़ ही बर्फ़ होगी। वहाँ जाके मैं मालूम पड़ा कि ये तो फिनलैंड तो यहाँ से नज़दीक है, 2.5 घंटे की फेरी है। हमने अपना प्लान चेंज कर दिया, हम लोग फिनलैंड चले गए। फिनलैंड गए मुझे लगता है तो स्वीडन भी नज़दीक है, नॉर्वे भी नज़दीक है, डेनमार्क भी नज़दीक है, तो हमने फिर वो ट्रिप कर लिया। तो ये मज़ा आप तब ये इन्जॉय कर सकते हो जब आपको नॉलेज हो या आपके पीछे आपको कोई सलाह देने वाला हो, तब आता है मज़ा। मतलब कि आपको प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए इसकी। गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। आप यही मैं अपने आप को प्रमोट नहीं कराऊँ कि आप मेरे से गाइडेंस लो, आप कहीं से भी गाइडेंस लो, किसी भी कंसल्टेंट से गाइडेंस लो, लेकिन उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, जो भी आपको गाइड कर रहा है उसने खुद ये ट्रिप करा हो। ऐसा ना हो कि वो भी किताब पे से देख के या इंटरनेट से पढ़ के आपको सजेशन दे रहा हो। जिसने खुद करा है उसको मालूम है, तो आपको स्टक नहीं होना, क्योंकि आप ये ट्रिप जो है अपनी इंजॉयमेंट के लिए कर रहे हो, अपने मज़े के लिए कर रहे हो, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हो। वहाँ जाके आप फंस गए, ना इधर के ना उधर के, तो फिर तो आप कहोगे क्या मैंने कौन सा पंगा ले लिया। मुझे याद है भूटान में उन्होंने मना कर दिया था कि गाड़ी इतने स्टिकर में जाएगी नहीं। तो भूटान के जो है वहाँ पर जो SSP थे उनको मैं जानता था, उनको मैंने फ़ोन किया, वो 2 मिनट में उन्होंने कहा सर जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं थी। तो इस गाड़ी को आज तक बहुत सारे लोगों ने रोका, लेकिन किसी ने रोका नहीं कि भी आप रुक जाओ, आप नहीं कर सकते। कोई अगर आपसे कंसल्टेंसी लेता है तो उसका क्या प्रोसेस रहता है? उसके लिए प्रोसेस है, हम उनसे पहले सब चीज़ें पूछते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि भी मतलब क्या, मकसद क्या आपका जाने का, कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, क्यों जाना चाहते हो, किस बजट में करना चाहते हो, कौन कौन जाएगा। तो वो सारा कुछ पूछने के बाद फिर हमको सजेशन देते हैं कितने लोग जाएंगे एक गाड़ी के अंदर। तो हमारी जो फ़ीस है वो है 2 लाख रुपए पर पर्सन की है, यहाँ से लंदन तक जाने की, तो पूरी एडवाइस करने की। सर 3 लाख किलोमीटर आपने इस गाड़ी को चलाया है, तो आपसे अच्छा तो और कोई नहीं बता पाएगा जो आपने इतनी लंबी ट्रिप्स करी है, 87 कंट्रीज़ घूमे, तो कंफर्ट कैसा लगा आपको इस गाड़ी में? कंफर्ट तो बेस्ट है गाड़ी। अभी आपको मैं बैठ के आपके साथ घूम के आया हूँ, आपको देखते लगा कंफर्ट कैसा है, बेस्ट गाड़ी है। थैंक यू सर अपनी पूरी जर्नी को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं आपको ऐसे एक और नई वीडियो में।